इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC। अब हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे EEIC की, और इस कक्षा की शुरुआत करेंगे EEIC से, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पुर्तगीज और डच वगैरह के बारे में देखा था। यह कक्षा इस अध्याय का, यानी कि यह जो अध्याय अभी आप लोगों को पढ़ाई कराई जा रही है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस अध्याय के तहत यह जो कक्षा है यह इसका तीसरा कक्षा है। पिछले 2 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने अभी तक आने वाले वो सारे टॉपिक्स देखे हैं जो आप लोगों को PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अपना पुस्तक देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ यह चीज आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं पर आकर अपनी बात को रोका था। तो अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि आखिर ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है, स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट इन 1600, क्वीन एलिजाबेथ I gave it a character which granted the company the exclusive right to trade with the East. सेटल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट, कुछ व्यापारियों के द्वारा वर्ष 1600 में या वर्ष 1600 के आसपास कुछ व्यापारियों के द्वारा यह एक कंपनी बनाया गया था, जिसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक हस्ताक्षर, एक संधि के तहत एक व्यापार के लिए अधिकार इस कंपनी को दिया गया कि आप लोग ईस्ट नेशन से, यानी कि पूर्वी देशों के साथ आप लोग व्यापार कर सकते हो। यह मेरी स्वीकृति है, यानी कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्वीकृति दी गई इस कंपनी को, कुछ मर्चेंट के द्वारा बनाए गए इस कंपनी को, जिसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये सारी बातें वर्ष 1600 की है। This meant that no other trading group from England could compete with the company. अब चूंकि इसको क्वीन एलिजाबेथ का समर्थन मिल गया था, स्वीकृति मिल गया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी कोई कंपनी जो है, इंग्लैंड की बाकी कोई कंपनी यहां पर ईस्ट में व्यापार नहीं कर सकती है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने इसी कंपनी को मोनोपोली दे दिया था, अधिकार दे दिया था। The company began its trading activity at the port of सूरत। अब कंपनी ने अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कि व्यापारिक कार्य जो है, वो सूरत के बंदरगाह, यानी कि अभी के भारत देश के गुजरात राज्य के एक शहर, एक जिला सूरत के बंदरगाह से ये सारी चीजें शुरू की थी इन लोगों ने। इंडियन रूलर enthusiastically accommodated the newcomer in the hope of pitting them against the पोर्तुगीज। अब इंडियन रूलर जो थे, जो भारतीय शासक थे, जो पहले ही पोर्तुगीज से परेशान थे, पुर्तगालियों से परेशान थे, पुर्तगालियों के व्यापार से परेशान थे, पुर्तगालियों के फैलाव से, साम्राज्यवाद से परेशान थे, उन लोगों ने इस इंग्लैंड वाले को खुले दिल से, खुले बाहों से स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग आएंगे तो मुझे उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा, पुर्तगीज से छुटकारा मिल जाएगा, पुर्तगीज के दमन से, यानी कि पुर्तगीज के जो शासन है, जो उसकी कुव्यवस्था है, या फिर उसका जो व्यापारिक हित के कारण से हमारा जो व्यापारिक हानि हो रहा है, उन सारी चीजों से हमें ये इंग्लैंड वाले छुटकारा दिला सकते हैं। द कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज ऑन द सी ऑफ सूरत इन 1612 एंड रिवील्ड इट्स नेवल स्ट्रेंथ। और इस कंपनी ने, इस इंग्लैंड वाले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारे समर्थन के साथ और अपनी शक्ति के साथ सूरत के सी में, यानी कि सूरत के सागर में वर्ष 1612 में पोर्तुगीज को हरा दिया, और उसने अपना शक्ति प्रदर्शन वहीं पर कर दिया कि हम लोग तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम इंग्लैंड वाले, तुम पुर्तगाल वाले से ज्यादा शक्तिशाली हैं, भले ही एक ही महादेश के क्यों ना हो, भले ही तुम पहले क्यों ना आए हो। एन इंपेरियल फार्ममैन फ्रॉम जहांगीर अलाउड द कंपनी टू सेट अप अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। अब चूंकि इस समय मुगल शासन था, मुगल शासन का तो खात्मा जो है वो 1707 के बाद शुरू हुआ, जो 1747-57 तक के बाद लगभग समाप्त हो गया, जब इंग्लैंड का या फिर ब्रिटिशर्स का, ईसाइयों का राज आ गया भारत में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंपेरियल फार्ममैन फ्रॉम द जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि इंग्लैंड को एक परमानेंट फैक्ट्री, एक
जो परमानेंट कारखाना है, एक जो स्थिर कारखाना है, एक स्थिर कारखाना, ये हमेशा के लिए एक कारखाना बनाने का छूट दे दिया गया या फिर एक परमिशन दे दिया गया सूरत में, और यह बात है वर्ष 1613 की। 2 years later the British wished to trade in गुजरात। 2 साल बाद, यानी कि 1613 के 2 साल बाद, 1613 के 2 साल बाद अंग्रेजों ने कहा, उन्होंने इच्छा जताई मुगल शासकों से कि अब मैं पूरे गुजरात में व्यापार करना चाहता हूं। सूरत तो गुजरात का था ही हिस्सा, और मैं पूरे गुजरात में व्यापार करना चाहता हूं। हालांकि उस समय गुजरात ये सब जो है इस नाम से नहीं जाना जाता था, अभी वाले क्षेत्र के हिसाब से ये गुजरात लिखा हुआ है। अभी तो 1960 से पहले तक तो गुजरात और महाराष्ट्र भी एक ही था, बॉम्बे प्रोविंस था, उस समय तो और ज्यादा एक था। तो ये सारी बातें हैं, उस समय तो अखंड भारत की बात हो रही है। तो अभी के गुजरात, सूरत, ये सारी चीजों की बात हो रही है। तो वर्ष 1613 में और उसके 2 साल बाद 1612-13 के 2 साल बाद इसने कही कि नहीं, अब मैं सूरत में तो हो ही गया हूं, सूरत से आगे भी मुझे बढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा और पूछा, परमिशन लिया। जहांगीर ग्रांटेड देम परमिशन टू ट्रेड इन हिज टेरिटरी एट सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल इन द ईस्ट। जहांगीर ने परमिशन दे दिया कि टू ट्रेड इन हिज टेरिटरी, ये अपने जो सीमा है, अपने जो क्षेत्र है, उसमें ये लोग व्यापार कर सकते हैं, अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। सूरत में, यानी कि पश्चिम के सूरत में, भारत के उस अखंड भारत के पश्चिमी क्षेत्र के सूरत में, और ईस्ट में यानी कि पूरब के बंगाल वाले क्षेत्र के हुगली में, हुगली और सूरत में इन लोगों ने परमिशन दे दिया। These and other locations on the peninsula become the center of international trade in spice, cotton, sugar, raw silk, saltpeter etc. और इसके बाद क्या हुआ कि दीज एंड अदर लोकेशन ऑन द पेनिनसुला, ये जो हुगली हो गया या फिर सूरत हो गया, इसके अलावा और जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, ये बिकम द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पाइसेज, और यह एक सेंटर बन गया, एक केंद्र बन गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, जो कि मसालों से जुड़ा हुआ था, जो कि कपास से जुड़ा हुआ था, जो कि चीनी से जुड़ा हुआ था, जो कि सिल्क से जुड़ा हुआ था, जो कि साल्ट पीटर वगैरह इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ था। तो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ जो व्यापार था, इन सबको इन लोगों ने एक्सपेंड किया, इसको इन लोगों ने बढ़ाया। यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में बनी, भारत आए, परमिशन इनको इनके देश की महारानी यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति से मिल गया कि तुम लोग जाओ, तुम्हारे अलावा कोई भी व्यापार नहीं करेगा ईस्ट में, खासकर भारत में। ये लोग भारत आए, भारत में सूरत में आए, सूरत में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। मुगल शासन था उस समय भारत में, शासक था जहांगीर, जहांगीर से इसने परमिशन ली, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को सूरत में एस्टेब्लिश किया। सूरत के साथ साथ इन्होंने पूरे अपने गुजरात में अपने आप को बढ़ाना चाहा। जहांगीर ने परमिशन दिया कि तुम मेरे टेरिटरी में व्यापार कर सकते हो, जहां तक करना चाहो करो, और साथ ही साथ सूरत के अलावा तुम हुगली यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में, यानी कि पश्चिम के साथ साथ तुम पूरब के हुगली में भी कर सकते हो, तुम लोग करो। और क्योंकि इनका स्वागत इसलिए हुआ, वार्म वेलकम इसलिए हुआ, क्योंकि इससे पहले ये लोग जो थे वो पुर्तगीज से परेशान थे, पुर्तगालियों से परेशान थे, और इन लोगों ने एक युद्ध में पुर्तगालियों को हरा भी दिया सूरत में। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंच की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे फ्रांस की। हम लोगों ने बात शुरू की थी यूरोप की, तो हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले पुर्तगाल का, फिर हम लोगों ने नीदरलैंड की बात की थी, यानी कि डच की बात की थी। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि इंग्लैंड की बात की थी। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे फ्रांस की, यानी कि फ्रेंच की बात करेंगे, और देखेंगे कि आखिर ये लोग कैसे इसमें, यानी कि यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया में कैसे ये हिस्सेदार बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंच की, लेकिन फ्रेंच की बात को अभी हम लोग रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो यही द फ्रेंच की बात शुरू करेंगे, द फ्रेंच के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड ट्रेड वार की, जहां पर हम लोग कार्नेटिक वार्स वगैरह को देखेंगे। अलग अलग जो 3 कार्नेटिक युद्ध हुए थे, 3 कार्नेटिक वार्स हुए थे अलग अलग समय में, इसकी बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या 14 अलग अलग पृष्ठों में है। यानी कि अगली कक्षा जो होगी वो कक्षा संख्या 4 होगी, जहां पर हम लोग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड ट्रेड वार की बात करने से पहले द फ्रेंच के बारे में बात करेंगे, जो उन लोगों ने अपने आप को भारत में
सेटल करने का प्रयास किया था और जहां तक हो सके भारत को लूटने का प्रयास किया था। तो इन सारे चीजों के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।